अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप की एग्जामिनिंग टेक्निक को डिस्कस करना है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप के ओवरव्यू को कवर किया था, उसके पार्ट्स को कवर किया था। पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जामिनिंग टेक्निक पे आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब एग्जामिनिंग टेक्निक में हमने क्या करना होता है, जब भी हम कोई भी एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी होती है। या तो अपने हैंड्स को वॉश कर लें या फिर आपने सैनिटाइज करना है, ठीक है। सेकेंडली, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट एंड एक्सप्लेन देम व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। आपने पेशेंट को बताना है कि आप जो है वो कौन सा एग्जामिनेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी परफॉर्म करने से पहले विजुअल एक्यूटी लेते हैं, देन वी परफॉर्म बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी विद रिफ्रैक्शन एंड देन पिन होल विजुअल एक्यूटी जो है वो हम कर रहे होते हैं। ये सारे प्रोसेस करने के बाद हम जो है वो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। अब डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी का क्या प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले आपने रूम लाइट्स को डिम कर देना है, ठीक है। जब आप रूम लाइट्स को डिम कर देते हैं देन आपने स्विच ऑन करनी है ऑफ्थैल्मोस्कोप, ठीक है। पेशेंट को एक डिस्टेंट का टारगेट देना है टू रिलैक्स इज अकोमोडेशन एंड प्रिवेंट प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि जब नज़दीक पे पेशेंट देखता है तो अकोमोडेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और पीपल कंस्ट्रिक्टेड फेज में चला जाता है। तो डिस्टेंट का टारगेट देने का पर्पज़ यही होता है कि अकोमोडेशन को रिलैक्स किया जा सके और पीपल को उसके नॉर्मल साइज पे लाया जा सके, ठीक है। उसके बाद आपने ऑफ्थैल्मोस्कोप पे अपर्चर लाइट को सेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्यूपिल साइज, ठीक है। जिस तरह मैंने ओवरव्यू वाले पार्ट में भी बताया था कि अगर नॉर्मल प्यूपिल साइज है तो हम मीडियम अपर्चर की लाइट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ आपने ऑफ्थैल्मोस्कोप से सेट करनी है। और अगर कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल है तो हम स्मॉल अपर्चर लाइट को यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आपने अपर्चर लाइट सेट कर ली है, नेक्स्ट एग्जामिनर ने अपना रिफ्रैक्टिव एरर सेट करना होता है, ठीक है, बाय रोटेटिंग द फोकसिंग व्हील, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर ईमेट्रोपिक है तो सिंपली डायल को 0 पे सेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर जो है वो एमेट्रोपिक है, यानी कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर है, हाइपरोपिया हो सकता है, मायोपिया हो सकता है, और वो उस नंबर का कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा है, प्रिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा है, तो उस केस में वो कॉन्टैक्ट लेंस उतारने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ भी ऑफ्थैल्मोस्कोपी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ग्लासेस पहनी हुई है तो वो ग्लासेस को रिमूव कर सकता है और अपने रिफ्रैक्टिव एरर को डायल पे सेट कर सकता है, ठीक है। अब डायल पे किस तरह से सेट करेगा, ठीक है। अगर जो है वो मायोपिक है तो वो रेड साइड की तरफ रोटेट करेगा, अगर हाइपरोपिक है तो ग्रीन साइड की तरफ रोटेट करेगा। और अपना रिफ्रैक्टिव एरर सेट करने के बाद पेशेंट को भी इंस्ट्रक्ट करेगा कि अगर उसने ग्लासेस पहनी हुई है तो अपनी ग्लासेस को रिमूव कर दे। देन पेशेंट की राइट आई को चेक करने के लिए ऑफ्थैल्मोस्कोप को एग्जामिनर ने अपने राइट हैंड में पकड़ना है और अपनी राइट आई से पेशेंट की राइट आई को एग्जामिन करना है। इसी तरह लेफ्ट आई के लिए एग्जामिनर ऑफ्थैल्मोस्कोप को लेफ्ट हैंड में पकड़ के अपनी लेफ्ट आई से पेशेंट की लेफ्ट आई को चेक करेगा। अच्छा, अब ऑफ्थैल्मोस्कोप की सारी सेटिंग करने के बाद आपने पेशेंट से 20 टू 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़े होकर टेम्पोरली 15 डिग्री टेम्पोरली आपने लाइट जो है वो पेशेंट के पीपल में थ्रो करनी है और रेड रिफ्लेक्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, ऑफ्थैल्मोस्कोप से जो लाइट हम थ्रो करते हैं वो कॉर्निया को सबसे पहले स्ट्राइक करती है, देन एंटीरियर चैम्बर से होते हुए लेंस को स्ट्राइक करती है और लेंस को स्ट्राइक करके विट्रस से होती हुई रेटिना पे जाके जो है वो स्ट्राइक करती है, ठीक है। अब जब रेटिना पे स्ट्राइक करती है तो रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेंस से होती हुई, एंटीरियर चैम्बर से होती हुई, कॉर्निया से होती हुई ऑफ्थैल्मोस्कोप तक जाती है और ऑफ्थैल्मोस्कोप की व्यूइंग विंडो से एग्जामिनर को पेशेंट की आई में एक रेड रिफ्लेक्स नजर आता है, ठीक है। अब इन सारे रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, लेंस या विट्रस वगैरह में कोई ओपेसिटी नहीं है, तो इस केस में एग्जामिनर को जो है वो रेड रिफ्लेक्स नजर आएगा, ठीक है। इस तरह का ऑरेंज रेड रिफ्लेक्स जो है वो नजर आएगा। लेकिन ये रिफ्लेक्टिव मीडिया के किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई ओपेसिटी है, इधर कॉर्निया पे, लेंस पे या विट्रस में या रेटिना पे कोई भी ओपेसिटी वगैरह है, तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्स जो है वो रेड ऑरेंज ग्लो नज़र नहीं आएगी, बल्कि रिफ्लेक्स जो है वो चेंज हुआ होगा। अब अगर ग्रे रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है तो वो सस्पेक्ट करता है कि या तो रेटिनल डिटैचमेंट है या फिर फंडल ट्यूमर है। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्स नज़र नहीं आता, बिल्कुल ब्लैक जो है वो प्यूपिल नज़र आता है, तो उस केस में क्या होगा, ये इंडिकेट करता है कि विट्रस हैमरेज हुआ है। और रेड फंडल बैकग्राउंड में अगर इस तरह से ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव मीडिया में किसी भी पॉइंट पे ओपेसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी का सेकंड जो यूज़ होता है वो इसी चीज़ को फाइंड आउट करना होता है, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ओपेसिटी। ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये रिफ्रैक्टिव मीडिया में किस पॉइंट पे हैं, एंटीरियर टू नोडल पॉइंट है या फिर पोस्टीरियर टू नोडल पॉइंट है। अब पहली चीज़ तो ये है कि नोडल पॉइंट कहाँ पे होता है, तो नोडल पॉइंट जो होता है वो बेसिकली ये पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ लेंस पे मौजूद होता है। तो ये हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी आँख को मूव करे, ठीक है। हमने लाइट प्यूपिल में थ्रो की हुई है, ठीक है, लेकिन हम पेशेंट को कह रहे हैं कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी आँख को मूव करे। सपोज पेशेंट ने आँख ऊपर को मूव की और तो ओपेसिटी भी आँख की मूवमेंट के साथ ऊपर को मूव की, आँख उसने नीचे को मूव की तो ओपेसिटी भी साथ ही जो है वो नीचे को मूव की। तो ऐसी ओपेसिटी जो आई की मूवमेंट के साथ साथ सेम डायरेक्शन में मूव करे, वो ओपेसिटी जो है वो इन फ्रंट ऑफ नोडल पॉइंट होती है, ठीक है। यानी लेंस से आगे वाले किसी भी स्ट्रक्चर में जो है वो हो सकती है, कॉर्निया पे हो सकती है या फिर एंटीरियर चैम्बर में हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ओपेसिटी नोडल पॉइंट पे मौजूद है तो पेशेंट जिस भी डायरेक्शन में अपनी आँख को मूव करेगा, आइदर अप, डाउन, राइट, लेफ्ट,
ओपेसिटी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो इस केस में ओपेसिटी कौन सी होगी, नोडल पॉइंट पे होगी, यानी लेंस की ओपेसिटी होगी जो कोई मूवमेंट शो नहीं करेगी। इसी तरह अब अगर जो है वो पेशेंट आँख को ऊपर मूव करता है लेकिन ओपेसिटी जो है वो नीचे मूव हो जाती है, पेशेंट आँख को नीचे मूव करता है, ओपेसिटी ऊपर चली जाती है, तो आई की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ओपेसिटी जा रही है तो उसका मतलब ये है कि वो ओपेसिटी बिहाइंड द नोडल पॉइंट है, यानी लेंस से पीछे वाले स्ट्रक्चर्स में जो है वो ओपेसिटी है। आइदर इट कैन बी इन द विट्रस या फिर रेटिना वगैरह में जो ओपेसिटी है। इन दो रोल्स के अलावा तीसरा जो यूज़ होता है डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी का, वो ये होता है कि हम मोल एंड होल ऑफ आइरिस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो मोल होता है वो एक ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें से लाइट पास नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल डार्क अपीयर होता है और हमें रेड फंडस ग्लो नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन होल की केस में होल से लाइट पास होती है, ठीक है, और रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, तो हमें फंडस रिफ्लेक्स नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से अगर रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ द होल ऑन द आइरिस। लेकिन अगर रिफ्लेक्स नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक बिल्कुल नज़र आ रहा है स्पॉट सा, तो उस केस में हम उसको मोल इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो जब आपने डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से जो रिफ्लेक्स ऑब्जर्व कर लिया होता है, नेक्स्ट हम जो है वो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के लिए पेशेंट को बेटर यही होता है कि डायलेट करवा लें। ठीक है, जब हम डायलेट कराने लगते हैं तो हम पेशेंट को बताते हैं कि हम जो है वो आपकी आई में जो है वो 10 to 15 मिनट के गैप से 3 दफ़ा ड्रॉप्स डालेंगे, उसके बाद हम आपकी आँख का जो है वो पर्दा देखेंगे या फिर हम रेटिना एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप्स का जो है वो कुछ इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, वो आपने पेशेंट्स को बताने हैं कि ये जो ड्रॉप्स हैं इनका इफेक्ट 4 से 6 घंटे तक रहता है। ठीक है, और इन 4 से 6 घंटे के अंदर आपको ग्लेयर फील हो सकती है, रोशनी चुभ सकती है, या फोटोफोबिया वगैरह जिसको हम कहते हैं वो चीज़ फील हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपने पेशेंट को ये भी काउंसल करना है कि ड्रॉप्स के इफेक्ट की वजह से उनकी जो नज़दीक की विजुअल एक्यूटी होती है, नियर विजुअल एक्यूटी होती है, वो ब्लर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस। तो उन्होंने वापसी पे जो है वो ड्राइविंग नहीं करनी। ठीक है, किसी और पर्सन से ड्राइव करवा लें बेशक। पेशेंट की आइज़ डायलेट होने के बाद जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि अब आप क्या एग्जामिनेशन करने वाले हो। ठीक है, दोबारा आपने रूम लाइट्स को डिम कर देना है। ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है और पेशेंट को कोई डिस्टेंस का टारगेट देना है। ठीक है, डिस्टेंस का टारगेट देने के बाद आपने ऑफ्थेल्मोस्कोप को स्विच ऑन करना है। ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद अब चूँकि आपने पेशेंट को जो है वो डायलेट कराया हुआ है तो प्यूपिल जो है वो लार्ज साइज़ का हुआ है, तो आपने ऑफ्थेल्मोस्कोप पे अपर्चर लाइट को लार्ज पे सेट कर देना है। लेकिन अगर आपने पेशेंट को डायलेट नहीं कराया हुआ तो आप अपर्चर साइज़ को पेशेंट की प्यूपिल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। अगर नॉर्मल प्यूपिल साइज़ है तो आपने मीडियम अपर्चर की लाइट को सेट करना है, और अगर स्मॉलर है तो उस केस में आपने स्मॉलर प्यूपिल की लाइट को सेट करना है। लेकिन बेटर यही होता है कि आप जो है वो पेशेंट की प्यूपिल को डायलेट करा लें। सारी सेटिंग करने के बाद आप पेशेंट के जो है वो राइट साइड को चेक करते वक्त जो है वो राइट साइड पे खड़े हो जाएंगे और 15 डिग्री टेम्पोरली खड़े होंगे। ठीक है, जब आपने रेड रिफ्लेक्स पहले डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से एग्जामिन कर लिया, अब नेक्स्ट आपने सबसे पहले पेशेंट का इंटीरियर सेगमेंट देखना है। तो इंटीरियर सेगमेंट देखने से पहले आपने ऑफ्थेल्मोस्कोप में जो डायल करना है वो +10 या +15 का लेंस जो है वो डायल करना है। ठीक है, जब आप +10 या 15 डायल करेंगे तो आपको जो है वो इंटीरियर सेगमेंट के जो पोर्शन है लाइक कॉर्निया है, कंजक्टिवा, आइरिस और इंटीरियर चैम्बर, ये सब डीपली आप जो है वो देख सकते हैं। अब अगर कॉर्नियल जो है वो ओपेसिटीज़ देखनी है या फिर कॉर्नियल एब्रेजन्स देखनी है या फिर कॉर्नियल अल्सर को एग्जामिन करना है, तो उस केस में मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहली वीडियो में कि आपको जो है वो एक सेटिंग मिलेगी, कोबाल्ट ब्लू फिल्टर लगा होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले पेशेंट की आई में फ्लोरेसिन जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, स्ट्रिप के थ्रू अप्लाई करेंगे। जब आप फ्लोरेसिन अप्लाई कर लेंगे तो आपने कोबाल्ट ब्लू फिल्टर को ऑन कर लेना है ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू, और फिर आपने कॉर्नियल अल्सर्स या एब्रेजन्स के लिए आप पेशेंट की आई में एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एसी चेक करना है, इंटीरियर चैम्बर को चेक करना है, डीपली आइरिस देखना है, उसके अलावा कंजक्टिवल इंजेक्शन के लिए देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप तब देखेंगे जब आपने ऑफ्थेल्मोस्कोप के ऊपर लेंस को +10 या +15 रखा हुआ होगा। ठीक है, अब जब आपने एंटीरियर सेगमेंट देख लिया तो अब आपने फोकसिंग डायल को दोबारा से रीएडजस्ट करना है। अब वो रीएडजस्ट आप किस तरह से करेंगे वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का और एग्जामिनर का रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, उनका क्यूमुलेटिव रिफ्रैक्टिव एरर के अकॉर्डिंग आपने सेट करना होता है। ठीक है, सपोज कि अगर पेशेंट भी इमेट्रोपिक है, एग्जामिनर भी इमेट्रोपिक है, दोनों का कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, तो उस केस में तो आपने सिंपली डायल को जो है वो 0 पे सेट करना है। लेकिन अगर पेशेंट का भी रिफ्रैक्टिव एरर है, एग्जामिनर का भी रिफ्रैक्टिव एरर है, सपोज पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर -2 है, एग्जामिनर का भी रिफ्रैक्टिव एरर -2 है, तो दोनों का मिला के कितना बन जाता है, -4 टोटल रिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक है, अब जो है वो हमने क्या करना होता है, नेट तो 0 करना है ना हमने, तो -4 के साथ हम ऐसा कौन सा लेंस जो है वो एडजस्ट करेंगे ऑफ्थेल्मोस्कोप में कि हमारे पास नेट रिजल्ट 0 आ जाए। तो हम -4 की रिफ्रैक्टिव एरर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑफ्थेल्मोस्कोप के अंदर +4 डायल करेंगे। ठीक है, जब हम +4 डायल करेंगे तो हमारे पास नेट 0 आ जाएगा और हमारे पास रेटिना जो है वो फोकस में आ जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ है। ठीक है, कि अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव एरर आपको पता है। लेकिन अगर सपोज़ कि आपको पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर नहीं पता,
और आपने जो है वो पेशेंट की फंडोस्कोपी करनी है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने फोकसिंग व्हील को रैंडमली रोटेट करना है, ठीक है। जब आप उसको रोटेट करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पे आपको जो है वो रेटिना का व्यू जो है वो फोकस होता नजर आएगा, ठीक है। रेटिना जो है वो फोकस होता नजर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जो है वो आपका फोकसिंग पॉइंट है, मतलब उसी पॉइंट पर जो है वो आपने पेशेंट की आई को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जब रेटिना इन फोकस हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट की आई में ब्लड वेजल ढूंढनी है, ठीक है। अब ब्लड वेजल अगर आपको एक भी ब्लड वेजल नजर आती है तो आपने उस ब्लड वेजल को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बाकी सारी डायरेक्शन से भी ब्लड वेजल्स उसी तरफ आती हुई दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप जो है वो ऑप्टिक डिस्क तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने जिस ब्लड वेजल को फॉलो किया, जब और आप फॉलो करते गए, आपको कहीं से बाकी जो है वो किसी साइड से जो ब्लड वेजल्स उस तरफ आती नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको दोबारा वापस जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं वो लीड करती हैं टू ऑप्टिक डिस्क, क्योंकि सारी वेजल्स ऑप्टिक डिस्क पे जाके इकट्ठी हो रही होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ब्लड वेजल्स जो है वो ज़्यादा होती दिखाई दें, इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ब्लड वेजल्स को फॉलो करते हुए जब आपको ऑप्टिक डिस्क नज़र आ जाती है तो आपने उस टाइम पे तीन चीज़ों को फॉलो करना है, 3 C's आपने जो है वो देखनी है। एक होता है कलर ऑफ ऑप्टिक डिस्क, दूसरा होता है कंटोर ऑफ ऑप्टिक डिस्क और तीसरा होता है कप ऑफ ऑप्टिक डिस्क। अब जो कलर होता है ऑप्टिक डिस्क का नॉर्मल पिंक टू ऑरेंज कलर होता है, लेकिन अगर आपको पिंक टू ऑरेंज कलर नज़र नहीं आ रहा, पेल कलर नज़र आ रहा है डिस्क का, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिक एट्रॉफी सस्पेक्टेड है, ठीक है। और सेकेंडली कंटोर जब आप देखते हैं तो कंटोर बेसिकली शेप ऑफ ऑप्टिक डिस्क की बात हो रही है, तो ऑप्टिक डिस्क की जो शेप है वो बिल्कुल शार्प डिफाइंड होनी चाहिए, उसके जो मार्जिन हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्टिक डिस्क के जो मार्जिन हैं वो ब्लर नज़र आ रहे हैं और एक आई में नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिक डिस्क पे स्वेलिंग हुई हुई है। लेकिन अगर यही डिस्क मार्जिन्स दोनों आंखों में आपको ब्लर नज़र आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि पैपिलोडीमा सस्पेक्टेड है। पैपिलोडीमा क्यों होता है, जब आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है तो जो डिस्क मार्जिन्स होते हैं वो दोनों आंखों के स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। ये बायलेटरल कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन को हम पैपिलोडीमा कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कंटोर के लिए आपने लाजमी देखना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है कप। आपने कप में क्या चीज़ नोट करनी है, कप का जो नॉर्मल कलर होता है वो पेल होता है, ठीक है। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिक डिस्क होती है, ये देखें इस तरह, ये है ना, ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल पार्ट है, ये कप है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करनी होती है, कप टू डिस्क रेशो के, डिस्क के अंदर कप कितने पोर्शन में आ रहा है, आपने इस चीज़ को नोटिस करना होता है, ठीक है। जो नॉर्मल कप टू डिस्क रेशो होती है ना वो 0.3 टू 0.5 होती है, ठीक है। अब ये किस तरह से आप नोट डाउन करते हैं, इसमें ये होता है कि सपोज आप ये जो पूरी ऑप्टिक डिस्क है ना, इसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये जब आप ऑफ्थेल्मोस्कोपी परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपको डिस्क नजर आती है, तो आपने डिस्क को जो है वो माइंड में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है और उसमें देखना होता है कि कप जो है वो उसमें से कितने पार्ट्स में जो है वो आ रहा है। ये अब 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट में से ये जो कप है ये 4 पार्ट्स में आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो कप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 0.4। तो यहाँ पे जो CDR बन रही है ये 0.4 बन रही है, जो कि नॉर्मल रेंज में लाई कर रही है। अगर ग्रेटर देन 0.5 हो जाती है तो फिर वो सस्पिशियस ऑफ ग्लोकोमा होता है। अब अगर आपने दोनों आंखों में CDR चेक की है और दोनों आंखों की जो CDR है वो ग्रेटर देन 0.2 उनका डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में भी वो सस्पेक्टेड केस ऑफ ग्लोकोमा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने ऑप्टिक डिस्क को एग्जामिन कर लिया। जब आपने ऑप्टिक डिस्क को एग्जामिन कर लिया तो नेक्स्ट आपने क्या एग्जामिन करना होता है, मैक्यूला को एग्जामिन करना होता है, ठीक है। तो मैक्यूला जो होता है वो क्या होता है, वो ऑप्टिक डिस्क के टेम्पोरल साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क नेजल साइड पे होती है और ऑप्टिक डिस्क के टेम्पोरली जब आप देखते हैं तो आपको जो है वो मैकुला नजर आता है। अब इस केस में आपने क्या कहना होता है, पहले तो पेशेंट डिस्टेंस पे देख रहा था ना, जब आपने मैकुला एग्जामिन करना है तो आपने पेशेंट को कहना है कि वो लाइट पे देखे, ऑफ्थेल्मोस्कोप की लाइट जो आप उसकी आई में थ्रो कर रहे हैं, जब वो लाइट पे देखेगा तो क्या होगा, मैकुला इन फोकस आ जाएगा और आप मैकुला को जो है वो एग्जामिन करेंगे, ठीक है। अब मैकुला का जो सेंट्रल पार्ट होता है फोविया, तो मैकुला और फोविया दोनों को आप जो है वो इस तरह से एग्जामिन कर लेंगे जब पेशेंट को आप कहेंगे कि आप सेंट्रली लाइट में देखो। अच्छा, अब मैकुला को एग्जामिन करते वक्त आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। मैकुला को जो नॉर्मल कलर होता है वो येलो कलर होता है, ठीक है। आपने देखना किस चीज़ के लिए, आपने देखना है कि मैकुला के ऊपर कोई चेरी रेड स्पॉट वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अब चेरी रेड स्पॉट जो होता है वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन का मेन साइन है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने ड्रूजन्स देखने, ड्रूजन्स जो है वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का साइन होते हैं। ड्रूजन्स के अलावा आपने एक्सुडेट्स देखने होते हैं, हेमरेजेस देखने होते हैं कि मैकुला के ऊपर ये सारी चीज़ें, ये साइंस प्रेजेंट तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए आपने देखना होता है। जब आप मैकुला देख लेते हैं, नेक्स्ट बारी आती है वेस्कुलर आर्केड्स की, ठीक है। अब वेस्कुलर आर्केड्स के लिए आपने जो है वो फिर असेस करना होता है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना होता है, आप कंसीडर करते हैं कि रेटिना की जो है ना 4 क्वाड्रेंट्स है, क्योंकि इसमें से जो ब्लड वेजल्स निकलती हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स में जा रही होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये सुपीरोनेजल है, ये इन्फीरोनेजल है,
ये सुपीरियर टेम्पोरल है, ये इन्फीरियर टेम्पोरल है। तो ये जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में जो है वो यहाँ से ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, तो आपने रेटिना के चारों क्वाड्रेंट्स को बारी-बारी देखना होता है, ठीक है? तो आप पेशेंट को कहते हैं कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में देखें। ऑप्टिक डिस्क से आप स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप सुपीरियर नेज़ल देखते हैं, ठीक है? सुपीरियर नेज़ल जब आप देख रहे होते हैं, ठीक है? वो देखने के बाद आप इन्फीरियर नेज़ल पे आ जाते हैं, ठीक है? इन्फीरियर नेज़ल देखते हैं, इन्फीरियर नेज़ल देखने के बाद आप जो है वो इन्फीरियर टेम्पोरल वेसल देखते हैं, पूरा ये आर्केड जो है, ठीक है? और फिर इसके अलावा आपने जो है वो सुपीरियर टेम्पोरल देखना होता है। तो इस तरह से डिस्क से स्टार्ट करके आप सारे पोर्शन को जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है? जब आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो आपने ये देखना होता है पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट तो नहीं हुई हुई, विट्रस हैमरेज तो नहीं हुआ हुआ, उसके अलावा ये जो वेन्स हैं या आर्टरीज जो यहाँ से निकल रही हैं वो टॉर्चस तो नहीं हुई हुई हैं, डिस्क जो रेटिना है वो उसका ओवरऑल कलर कैसा है, पेल रेटिना तो नहीं है, उसके अलावा हार्ड या सॉफ्ट एक्सुडेट्स तो प्रेजेंट नहीं है, कोई डॉट प्लॉट हैमरेजेस वेजल्स के अराउंड तो नहीं है मौजूद। उसके अलावा आपने ये देखना होता है कि ये जो वेन्स हैं इनकी बीडिंग तो नहीं हुई हुई। उसके अलावा कॉपर सिल्वर वायरिंग आपने देखनी होती है और उसके अलावा आपने ये देखनी होती है कि जो आर्टरियोल्स हैं उनकी नैरोइंग तो नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी होती हैं जब आप वेस्कुलर आर्केड्स को असेस कर रहे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है वो आपकी राइट आई का प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, आपकी राइट आई की फंडोस्कोपी या ऑफ्थेल्मोस्कोपी कंप्लीट हो जाती है। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी साइड चेंज कर लेनी है, आपने यही प्रोसीजर लेफ्ट आई पे अप्लाई करना है। लेफ्ट आई के लिए आप लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, ऑफ्थेल्मोस्कोप को लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे, आप अपनी लेफ्ट आई से पेशेंट की लेफ्ट आई को जो है वो एग्जामिन करेंगे। इसी तरह से जो सारा सेम प्रोसीजर फॉर राइट आई था, आपने वही प्रोसीजर लेफ्ट आई पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है? अच्छा, अब ऑफ्थेल्मोस्कोपी के टॉपिक को हम जो है वो रैप अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफ्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी हमने सारी स्टडी की है। इसका जो बेनिफिट एक तो ये है कि ये हाई मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है अप टू 15x। मतलब ये जो रेटिना का पूरा व्यू होता है उसको 15x तक मैग्नीफाई करके आपको दिखाता है, ठीक है? लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं जिसको हम लिमिटेशंस कह सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि आपको जो है वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन 2 डायमेंशनल इमेज होता है। ये 3 डायमेंशनल इमेज प्रोवाइड नहीं करता, यानी डेप्थ परसेप्शन हम जो है वो उसमें नहीं नोटिस कर सकते, ठीक है? स्टीरियोप्सिस का फिनोमेना जो है वो हम इस प्रोसेस के थ्रू, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के थ्रू एग्जामिन नहीं कर सकते। 3 डायमेंशनल इमेज के लिए हमें जो है वो इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे शिफ्ट करना पड़ता है और इसके अलावा इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो स्मॉल होता है, यानी कि हम पूरे रेटिना को, पेरिफेरल रेटिना को एग्जामिन नहीं कर सकते इसके थ्रू, ठीक है? पेरिफेरल रेटिना को एग्जामिन करने के लिए हमें जो है इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है? डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से आप सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना, जिसमें हमने देखा ऑप्टिक डिस्क देखी, मैकुला देखा, फोविया देखा और वेस्कुलर आर्केड्स देखी, ठीक है? ये चीज़ें आप जो है असेस कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने और डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी की कंप्लीट डिटेल्स को कवर किया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।